तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचसीवी की एक्सरसाइज का, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अ लोड ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर 3 मीटर लॉन्ग। 3 मीटर का एक लॉन्ग वायर है, 10 किलो का एक लोड इस पे लगाया हुआ है और क्रॉस सेक्शन इसका है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। आपको स्ट्रेस निकालना है, आपको स्ट्रेन निकालना है और आपको एलोंगेशन निकालना है। यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है। तो जो सवाल आपको दिया है इसको अच्छे से फील करने के लिए आप एक डायग्राम बना लीजिए। एक आपके पास लॉन्ग वायर है जिसकी लंबाई जो है 3 मीटर है, 3 मीटर इसकी लेंथ है और इसके अंत में एक लोड लगा हुआ है जिसका मास 10 केजी के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन में मानेंगे कि इस वायर का कोई भी मास नहीं है, मासलेस है ये, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वायर के ऊपर जो टेंशन है, वायर का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाते हैं, वायर का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये वायर है जी और वायर का जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, टेंशन टी के बराबर। इसका मास ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 होता है तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स जो है वो भी 0 होते हैं। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स टी लग रहा है तो इसके इस तरफ भी फोर्स लग रहा होगा टी के बराबर। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं तो ये 10 kg का ब्लॉक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार ये एक टी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 100 न्यूटन के बराबर नीचे की तरफ लगेगा। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टेंशन टी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब इतना ना करके यदि आपको इतनी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है यदि पेपर में आता है क्वेश्चन, है ना। हमें सिर्फ ऑप्शन चूज करने होते हैं तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं कि टेंशन 100 न्यूटन के बराबर होगी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। हर जगह वायर में टेंशन 100 न्यूटन के बराबर है। 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। देखिए वायर को दोनों एंड से पकड़ के खींचा जा रहा है तो कौन सा स्ट्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए, तो आप यहाँ क्लियरली बता सकते हैं। एक तो ये जो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप की है बिकॉज लेंथ के अलॉन्ग यदि फोर्स लगते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप की स्ट्रेस होती है, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें भी दो तरह की स्ट्रेस स्ट्रेन होती है, टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। यदि फोर्स बाहर की तरफ है, इसको खींच रहे हैं, लंबाई को बढ़ा देना चाह रहे हैं तो वो टेंसाइल टाइप की स्ट्रेस स्ट्रेन होती है। और यदि फोर्स इस तरीके से है कि इसकी लेंथ को कम करने की कोशिश की जा रही है तो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन कहा जाता है। सो लॉन्गिट्यूडनल में इसका टाइप है टेंसाइल। अब ये तो बात हुई थ्योरी पार्ट की, ठीक है, पहला सवाल है, बता दी इतनी सारी डिटेल, लेकिन हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो 100 न्यूटन के बराबर लग रहा है दोनों तरफ और क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 100 न्यूटन, एरिया इज 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 4 into 10 to the power -6। तो आपको ये मिल जाएगा 25। So 25 into 10 to the power 6, it's 2.5 into 10 raised to the power 7 Newton per meter square. This is the value of strain in that wire. अब इसके सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि बताइए कि स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन कितना है। अब स्ट्रेन कैसे निकालें भाई? स्ट्रेन निकालने के लिए हमें स्ट्रेन का फॉर्मूला पहले याद रखिए। स्ट्रेन का फॉर्मूला जो है वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल, कि कितना उसमें एलोंगेशन हुआ है डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था। ओरिजिनल लेंथ मुझे मालूम है लेकिन मुझे एलोंगेशन नहीं मालूम है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस का जो रिलेशन है, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू वाई। तो यहां से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन वाई। तो सिग्मा हमें मालूम है, स्ट्रेस हमें मालूम है, दैट इज 2.5 into 10 raised to the power 7 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस भी हमको दिया है 2 into 10 to the power 11। तो 2 into 10 to the power 11 आप यहाँ पे रख दीजिए तो मिल जाएगा आपके पास 1.25। ये 11 से हट जाएगा 4 बार, 10 to the power -4, तो आपको मिल जाएगा 1.25 into 10 raised to the power -4। इसका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल, तो यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन, यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन, तो कोई भी डायमेंशन यहाँ इसका नहीं होता है। ये आंसर है ऐसा ही। अब हमें डेल्टा एल बाय एल पता चल गया तो हम एलोंगेशन निकाल सकते हैं। तो सी पार्ट में आपसे एलोंगेशन पूछा है, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू आपका स्ट्रेन।
समझ गए? मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, डेल्टा एल निकालना है तो एल को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ओरिजिनल लेंथ कितनी बेटा 3 मीटर के बराबर है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितना आंसर है मीटर में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको 15 सितंबर से, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हुए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता, ठीक। तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील इज दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि इसके बाद इलास्टिक बिहेवियर जो है वो बंद हो जाएगा, दैट इज इलास्टिक लिमिट। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आपको दिया, स्ट्रेस आपको दिया है 8 × 10⁸ और यंग्स मॉडुलस है इतना, तो आपको मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है ऑफ अ ½ मीटर स्टील वायर। आधे मीटर का स्टील का वायर है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ आपको पता है L0 जो है, L कह सकते हैं, वो है 0.5 मीटर। आपको डेल्टा L की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो बतानी है कितनी होगी। आपको यंग्स मॉडुलस दिया है कितना, 2 × 10⁻11, और आपको स्ट्रेस जितना आप मैक्सिमम रख सकते हैं सिग्मा मैक्स, वो आपको दिया हुआ है 8 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट, यानी इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। तो आप फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं y का, y = F/A और L/डेल्टा L। ये फॉर्मूला जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डेल्टा L की वैल्यू निकालनी है, सो डेल्टा L आपको मिल जाएगा FL/AY। F × ले, फ्ले जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। फोर्स अपॉन एरिया जो है, इसको स्ट्रेस कहा जाता है, जो आपको ऑलरेडी दिया है, दैट इज 8 × 10⁸। ओरिजिनल लेंथ कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11, सो 2 × 10⁻11। सो ये 1/2 लिख दीजिए इसको, 0.5 को, 2 और 2 4 दूनी 8, और ये 10⁻³ बन जाएगा। सो आंसर विल बी 2 × 10⁻³ 10⁻³ मीटर में है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं,
तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मिलीमीटर। सो 2 मिलीमीटर मैक्सिमम एलोंगेशन ये झेल सकता है, उसके बाद इसका इलास्टिक नेचर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आज, और इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि स्टील की रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है और इसकी लेंथ 2 मीटर के बराबर है। ये श्रिंक हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर लेंथ से एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द नाइट। वायर का टेम्परेचर कम होने से उसकी लेंथ जो है कम हो जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए। हम जानते हैं कि डेल्टा एल जो होता है टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ में चेंज है, दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब मीटर में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ विच इज 2 मीटर, इनटू अल्फा नहीं पता, डेल्टा टी नहीं पता। तो यहां से आपको अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, 10 रेज़ टू द पावर -3। ये आपको अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू यहां से मिल जाती है। अब इस वायर के साथ क्या करते हैं, इफ द रॉड, इफ दिस वायर और दिस रॉड इज क्लैम्प्ड एट द बोथ एंड्स ड्यूरिंग द डे आवर्स। अब हमने क्या किया है कि जब इसकी लेंथ ज्यादा है तो हमने इसको दो फिक्स सपोर्ट से जो है कनेक्ट कर दिया है। दिन में हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया है दो क्लैंप से। अब रात जब होगी तो इसकी लेंथ कम होगी, लेकिन ये फिक्स सपोर्ट के बीच में रुका हुआ है, तो इसमें जो है एक स्ट्रेस डेवलप होगा और हमें वही कैलकुलेट करना है कि टेंशन कितना इसमें डेवलप होता है। तो मैं इस वायर के लिए कह सकता हूं कि रात में जब ये वायर है ये अंडर टेंशन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना है आपके पास, डेल्टा एल बाय एल, और इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस के बराबर ये क्वांटिटी होती है। तो याद देखिए बेटा, डेल्टा एल को लिख सकता हूं एल अल्फा डेल्टा टी, तो आपको मिल जाएगा एफ अपॉन ए इंटू अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वाई। तो आपको यहां से वाई एफ की वैल्यू मिल जाती है, एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यू जो है आपको पुट करनी है यहाँ पे। y की वैल्यू जो है दैट इज 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 इंटू एरिया जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे -4 से मल्टीप्लाई करके, इंटू अल्फा डेल्टा टी इज हाफ इंटू 10 टू द पावर -3, हाफ इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स का इन न्यूटन। तो यहां देखिए 2 से चला गया 4, इट्स 2, 1.9 इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 11 7 10 टू द पावर 4। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दैट वायर एट द टाइम ऑफ नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है कि एक स्फीयर है जिसका मास 20 kg के बराबर है। स्फीयर का मास 20 kg है, उसको सस्पेंड किया जाता है एक मेटल वायर से जिसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4 मीटर के बराबर है, यानी ओरिजिनल लेंथ L नॉट जो है वो 4 मीटर के बराबर आपको दी है, और आगे दिया है कि डायमीटर 1 मिलीमीटर है। तो यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया जो है निकाला जा सकता है 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4 लगा सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए। When in equilibrium, जब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, there is a clear gap of 2 millimeter between the sphere and the floor। तो यहां आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम में क्या है कि एक वायर है, वायर से कनेक्टेड है एक स्फीयर, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब टेंशन की वैल्यू mg के बराबर है, और इस ग्राउंड से जो गैप है वो 2 मिलीमीटर के बराबर है। दिस गैप इज 2 मिलीमीटर। अच्छा, द स्फीयर इज जेंटली पुश्ड aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and released। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं थीटा एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस किया और इसको रिलीज कर दिया है। रिलीज कर देंगे इसको, तो यहां तक आते आते एक इस कर्व्ड पाथ में ये मूव करेगा, और इसकी स्पीड यहाँ 0 थी और यहाँ पे आके इसकी स्पीड कुछ नॉन जीरो के बराबर अब हो जाने वाली है। अब हम ये बात जानते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में और इस तरीके का पेंडुलम टाइप का जो अरेंजमेंट होता है
तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो मिनिमम होती है। तो टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन है, जो स्ट्रेस है वो सबसे ज्यादा होगा। स्ट्रेस ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा होगा, और स्ट्रेन ज्यादा होगा तो इस वायर की लंबाई जो है वो बढ़ सकती है। हमें आगे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। स्फीयर टच नहीं होना चाहिए यहां से, तो टेंशन इतनी ही बढ़नी चाहिए जिससे इसका एलोंगेशन अब और 2 मिलीमीटर हो सके। तो मैं कह सकता हूं यहां से लेके जब यहां आते हैं तो स्पीड कितनी हो जाती है, आपको याद होना चाहिए वैसे कि एंगल थीटा से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया है। ये L है, ये L cos थीटा है, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा यहां से यहां के बीच में, तो आएगा आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस c। तो यहां से आपको मिल जाता है बेटा कि v इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी। अब ऑलरेडी यहाँ पे टेंशन mg था, अब जो टेंशन है नया, अब टेंशन नया कितना आ जाएगा, यहाँ पे t है, यहाँ पे mg है, और यदि हम इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, समझ गए? या फिर इस छोड़िए कि ये सर्कल का सेंटर है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर यहाँ है, तो सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस का सम mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। तो t माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो देखिए बेटा, पहले टेंशन mg के बराबर था, तो एडिशनल जो टेंशन है वो कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना आ रहा है, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r mv स्क्वायर बाय l। ऑलरेडी टेंशन उसमें mg के बराबर था बिकॉज यहाँ इक्विलिब्रियम से वो स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे हम एडिशनल टेंशन का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल टेंशन mv स्क्वायर बाय r के बराबर मानी जाएगी बिकॉज हम ऑलरेडी एक्सटेंडेड रस्सी को और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमें एडिशनल टेंशन लेना होगा जो टेंशन हमें एक्स्ट्रा मिली है। mg तो ऑलरेडी थी, mv स्क्वायर बाय l के बराबर टेंशन हमें एक्स्ट्रा मिली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स है हमारा वो mv स्क्वायर बाय l के बराबर है। दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है l नॉट, डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन कितना लाए हैं 2 मिलीमीटर के बराबर एक्सटेंशन होना चाहिए। यहां पर आकर जो एक्सटेंशन है 2 मिलीमीटर ही होना चाहिए या उससे कम, इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। तो आपको यहां से मिल जाएगा बेटा, ये L नॉट से L नॉट कैंसिल आउट हो गया, आपको यहां मिला m इज 20 इंटू v स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया को लिख सकता हूं पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर। रेडियस डायमीटर 1 मिलीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूं साइंटिफिक नोटेशन में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये आपको मिल जाएगा इंटू 1 अपॉन डेल्टा एल 2 मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस व्हिच इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब यहां से आपको थीटा की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे सारी वैल्यूज को रखिए। 2 से गया है 10 बार और 1 से ये चला गया, को मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10 इंटू एल विच इज 4 मीटर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो यहां पे देखिए क्या मिल जाता है आपको, ये 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां 1 10 से आपको यहां ये 9 रह गए हैं, और ये 9 से माइनस 8 से सिर्फ 1 बचा है 10, और यहां से पावर सिर्फ माइनस 2 बची है, तो ये आपको मिल जाता है 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। ये गया 4 बार, पाई बाई 4 मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 16। पाई बाय 16 को यदि कैलकुलेट करना चाहें तो 3.14 डिवाइडेड बाय 16 आपको मिल जाएगा 0.2 के आसपास लगभग आपको मिल जाता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.8 के आसपास,
और cos थीटा 0.8 किसके बराबर है? 0.8 का मतलब हो गया 8/10 इज इक्वल टू 4/5 और cos थीटा 4/5 कब होता है? जब 37 के बराबर एंगल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री मिल जाता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है कि स्टील वायर की ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, is clamped at the two ends so that it lies horizontally and without the tension। तो सवाल को समझेंगे यहाँ पे। पहले सवाल में आपको दिया है कि एक स्टील का वायर है और उसको दो क्लैम्प्स के बीच में बांध दिया जाता है कुछ इस तरीके से, जिससे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह सके और इसमें टेंशन अभी ना के बराबर है, 0 के बराबर है। अब क्या करते हैं आगे कि एक लोड जो है लगा दिया जाता है, 2.16 किलोग्राम उसका मास है। फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर व्हाट वुड बी इट्स वर्टिकल डिप्रेशन। तो अब क्या करते हैं कि यहां पर एक लोड लगा देते हैं, इसके मिड पॉइंट पर एक लोड लगा देते हैं और उस लोड की वजह से क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाता है और उसे ही वर्टिकल डिप्रेशन कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये यदि यहाँ पे एक लोड लगा देंगे तो इस वायर की शेप जो है कुछ इस तरीके से हो जाने वाली है। ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है, इतने डिस्टेंस रियल में नहीं होता है डिप्रेशन, बहुत ही कम जो है डिप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लैरिटी के लिए मैंने दिखा दिया है। इसका मास जो है m के बराबर मान लेता हूं। अब जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कि मास जो है दैट इज 2.16 किलोग्राम, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज 4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ इस वायर की दैट इज 1 मीटर, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, बिकॉज कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो मैं मिड पॉइंट से कह सकता हूं कि ये 50 सेंटीमीटर होगा एक वाला क्लैंप, और दूसरा क्लैंप भी 50 सेंटीमीटर दूर होगा। मैं मान लेता हूं कि ये जो डिप्रेशन है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे वर्टिकल सेपरेशन कहा जाता है, और इसे x के बराबर में मान लेता हूं। तो ये यदि x के बराबर है, ये 50 के बराबर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट विल आल्सो बी x स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान रखिए जो x की वैल्यू है मैंने सेंटीमीटर में मानी है, तो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ये लेंथ भी सेंटीमीटर में आ रही है। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये एंगल जो है इसको थीटा के बराबर मान लेता हूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए कि इस पूरे वायर में जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आया है। तो यदि मैं डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो डेल्टा एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा एल का मतलब कि फाइनल लेंथ ऑफ द वायर माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर। फाइनल जो वायर है वो ये वाली शेप ले चुका है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ प्लस यहां से लेके यहां तक की लेंथ इज द फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, विच इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ दिस वायर माइनस इनिशियल लेंथ विच इज 100 सेंटीमीटर माइनस 100। तो ये आपको मिल जाती है चेंज इन द लेंथ। अब यहां पे देखिए, ये यदि मैं x को बाहर, इसको 50 स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूं तो आपको मिलेगा 50 बाहर आ जाएगा, 50 स्क्वायर का अंडर रूट होकर बाहर निकलेगा 2 × 50। यहां मिलेगा आपको 1 प्लस x स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 माइनस 100। क्योंकि x की वैल्यू जो है, ये जो डिप्रेशन है ये काफी छोटा है एज कंपेयर टू 50 सेंटीमीटर, तो मैं x को 50 के कंपैरिजन में कह सकता हूं बहुत छोटा है। x इज लेस देन 50 और x स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा 50 स्क्वायर से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बिकॉज x स्क्वायर इज मच लेस देन 50 स्क्वायर, तो मैं यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि 1 प्लस x रेज टू द पावर n टाइप का कोई एक्सप्रेशन है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस nx के बराबर। सिमिलरली ये इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहा जाता है। सिमिलरली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू 100 50 × 200 1 प्लस x रेज टू द पावर n, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1/2 इंटू x स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर, x स्क्वायर बाय
50 स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -100 मल्टीप्लाई कीजिए 100 प्लस 100/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर और -100 से +100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 से ये 50 बार चला जाएगा, 50 से 50 चला जाएगा, आपको मिलता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 50 डेल्टा एल की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब इसके बाद देखते हैं फोर्सेस के बारे में कि टेंशन इस रस्सी में कितनी है। तो यहाँ पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg के बराबर, और इस तरफ फोर्स होगा टेंशन T के बराबर, इस तरफ भी फोर्स होगा टेंशन T के बराबर। अब ये वाले जो एंगल्स हैं ये थीटा थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा। ऐसे ही इस टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा T sin थीटा। T sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाले फोर्सेस भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और यहां से आपको मिल जाता है T इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 में इसको कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में इसको कह देता हूं। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपके पास ये वाला जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? x के बराबर, हाइपोटेनस कितना है? इसके बराबर। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस के यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू बेस इज x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज x स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है काफी छोटी है, तो मैं इसकी रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे x को 0 के बराबर मान लो, नहीं, मैं किसी के रिलेटिव में इसकी बेइज्जती कर सकता हूं। मैं किसी रिलेटिव के रेस्पेक्ट में इसको जो है शर्मशार कर सकता हूं, कह सकता हूं यार 50 स्क्वायर के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, तो इस नीचे डिनोमिनेटर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा यदि मैं x को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से चीजें नेग्लेक्ट की जाती हैं, किसी के साथ में नेग्लेक्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसके रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 50 इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाली जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल करूंगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वेशन क्या है कि y यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू f अपॉन a इंटू l अपॉन डेल्टा l। सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कीजिए। 2 इंटू 10 टू द पावर 11। ध्यान रखें यूनिट्स का, फोर्स कितना है टेंशन के बराबर, और टेंशन कितना निकाला है हमने बेटा? टेंशन है mg अपॉन 2 cos थीटा। सो mg अपॉन 2 cos थीटा इज x अपॉन 50, सो इट्स x अपॉन 50। ठीक है, और एरिया की बात करें, एरिया आएगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर इंटू l अपॉन डेल्टा l। मैंने x को सेंटीमीटर में माना था, तो l की वैल्यू भी सेंटीमीटर में लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और मैं डेल्टा l की वैल्यू भी सेंटीमीटर में लिख दूंगा, तो कोई भी फर्क हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेल्टा l की वैल्यू x स्क्वायर बाय 50 रख दीजिए, x स्क्वायर बाय 50। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो मास है वो 2.16 किलोग्राम के बराबर है, तो ये 21.6 आ जाएगा। 21.6 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय ये 2 और 4 8, और ये मिल जाएगा आपको 10 टू द पावर -6, इसको भी इधर ले आइए, मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और x स्क्वायर को इधर ले जाइए, अब मिल जाएगा x क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मुझे 216 दिख रहा है, इसको आप 0 को हटा दीजिए, इस डेसिमल को हटा दीजिए, सो ये बन जाएगा आपके पास 216। तो 8 से इसको उड़ा सकते हैं, 8 से चला गया 8 दूनी 16, 5 8 56 27, और आप क्या हटा सकते हैं यहाँ से, ये -6 है, ये 11 है, तो 10 टू द पावर 5 यहाँ पे बचेगा, और इन 0 को हटाते हैं तो 1 2 3 0 को हटा दें तो आपको यहाँ से 2 बचेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 27 इंटू 5 इंटू 5 इज 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 200 2 इंटू 100।
तो यहाँ से 25 से 4 टाइम्स चला गया, आपको मिल जाता है 27/8, और ये x क्यूब की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 27 3/2 रेज टू द पावर 3 की पावर 1/3। तो ये 3 से 3 हट जाएगा, आपको मिल जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है कि वर्टिकल जो डिप्रेशन आया था दैट इज 1.5 सेंटीमीटर के बराबर।